जय हिंद साथियों। चर्चा करेंगे 15 जनवरी 2024 के डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस की। नेशनल अफेयर्स की चर्चा करें तो आईएमडी विजन 2047 अनवील किया गया है। आईएमडी क्या होता है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसको इस्टेब्लिश किए हुए 150 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में आईएमडी विजन 2047 का अनावरण किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। तो आपको ये याद रखना है कि ये आईएमडी विजन का अनवील किसने किया था? आईएमडी विजन 2047, याद रखिएगा। आईएमडी विजन 2047 की अनवीलिंग किसने की है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ये टारगेट ईयर इनका 2047 है। अब हम देखेंगे किस चीज़ के लिए टारगेट 2047 रखा गया है। तो ये टारगेट रखा गया है एलिमिनेट फर्टिलिटीज ड्यू टू सीवियर वेदर इवेंट्स बाय 2047। तो 2047 तक क्या हो, ऐसा हम लोग अपना सिस्टम सेटअप कर लें, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अपना ऐसा सिस्टम सेटअप कर ले कि 2047 तक एक भी फर्टिलिटी ना हो, एक भी डेथ ना हो ड्यू टू सीवियर वेदर। ये कैसे होगा? ये तब होगा जब एम्फोसिस होगा ऑन एक्यूरेट टाइमली फोरकास्ट फॉर इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट एंड अर्ली पब्लिक वार्निंग्स। तो ये आपको याद रखना है कि आईएमडी विजन का टारगेट क्या है। तो 2047 तक एलिमिनेट फर्टिलिटीज ड्यू टू सीवियर वेदर इवेंट्स बाय 2047। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि आईएमडी के विजन में फर्टिलिटीज को एलिमिनेट करने के लिए कौन सा ईयर टारगेट किया गया है? तो ईयर 2047 टारगेट किया गया है। अब ईयर 2047 क्यों टारगेट किया गया है? क्योंकि इस वर्ष भारत अपनी आज़ादी के 100 वर्ष मना रहा होगा। तो ये शताब्दी वर्षगांठ होगी भारत के आज़ाद होने की। तो ये बात आप याद रखिएगा। तो ये आईएमडी विजन 2047 क्या है? ये टारगेट कर रहा है कि कोई भी डेथ ना हो या कोई भी फर्टिलिटीज़ ना हो ड्यू टू सीवियर वेदर इवेंट्स। कुछ और फोरकास्ट एनहांसिंग की बात हो गई है। फोरकास्ट एनहांसिंग की बात हो गई है। तो इसमें क्या बताया गया है इस आईएम डिवीजन 2047 में? जीरो एरर फोरकास्ट होनी चाहिए अप टू 3 डेज की। तो जो 3 दिन की फोरकास्ट होगी वो एकदम जीरो एरर होनी चाहिए। जो 5 डे की फोरकास्ट हो वो 90% एक्यूरेट हो, 80% एक्यूरेसी 7 दिन तक की फोरकास्ट पे हो, और 70% एक्यूरेसी 10 डेज की फोरकास्ट पे हो। तो ये एक बार देख लीजिएगा। वैसे पूछा तो नहीं जाना चाहिए, इतना ज़्यादा कुछ ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी सिर्फ यही है कि आईएमडी का कौन सा ईयर टारगेट किया गया है जिसमें फर्टिलिटीज़ को एनिमुलेट किया जाए ड्यू टू सीवियर वेदर इवेंट्स। तो ये बात हो गई आईएमडी विजन 2047 की। सेकेंड अफेयर की बात करें तो इंडिया होस्ट करेगा 28th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस इन 2026। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो देखिए आप कि कौन सा संस्करण भारत होस्ट करेगा, भारत आयोजित करेगा। कौन सा नंबर का संस्करण? तो 28वां संस्करण। ठीक है, 28वां संस्करण होस्ट किया जाएगा भारत द्वारा। किसका होस्ट करेगा? कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस का। ठीक है, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस का। कॉमनवेल्थ कौन सी कंट्रीज होती हैं? जो कि ब्रिटिश से कॉलोनाइज हुई थी, उन कंट्रीज को कॉमनवेल्थ कहा जाता है। उन कंट्रीज की ग्रुपिंग को कॉमनवेल्थ कहा जाता है जो कभी ब्रिटिश की कॉलोनी थी। ठीक है, जैसे इंडिया हो गई, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे क्या हैं? कॉमनवेल्थ के पार्ट रहे हैं क्योंकि ये ब्रिटिश कॉलोनी के पार्ट रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस कब इंडिया होस्ट करेगा? 2026 में। कौन सा संस्करण होस्ट किया जाएगा? 28th एडिशन होस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो जनवरी 2026 में ही ये होस्ट किया जाएगा। अनाउंसमेंट किसने की थी? तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने इस बात की जानकारी दी थी जब वो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री मीटिंग में ही स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में गए थे गर्न्सी में। गर्न्सी कहाँ है? ये यूरोप में है। ठीक है, याद रखिएगा, यूरोप में एक छोटा सा पार्ट है गर्न्सी। तो वहाँ पे इन्होंने अनाउंस किया था ओम बिरला जी ने कि इंडिया जो है 28वां कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस होस्ट करेगा 2026 में। फोकस थीम क्या होगी? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया को कैसे इंटीग्रेट किया जाए पार्लियामेंट्री प्रोसेसेस में, ये होगी फोकस थीम। इंटीग्रेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सोशल मीडिया इनटू पार्लियामेंट्री प्रोसेसेस, ये थीम होगी जब इंडिया होस्ट करेगा 28th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस इन 2026। अब कुछ बात कर लेते हैं कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस की। तो ये इस्टेब्लिश किया गया था 1969 में। ठीक है, 1969 में इस्टेब्लिश किया गया था बाय लुसियान लैमरिक्स।
देन स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स ऑफ कनाडा। तो ये जो कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स क्या होता है, लोकसभा जैसे इंडिया में, वैसे कनाडा में हाउस ऑफ कॉमन्स है। वहाँ के स्पीकर थे लुजियान लैमरैक्स। इन्होंने 1969 में CSPOC की स्थापना की थी। ठीक है, CSPOC की, जो कि स्टैंडिंग कमेटी होती है, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस की स्टैंडिंग कमेटी की स्टैब्लिशमेंट इन्होंने की थी। दिस सर्व्स एज अ प्लेटफॉर्म फॉर स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्स टू प्रमोट इम्पार्शियलिटी, फेयरनेस एंड डेवलपमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। बहुत अच्छी लाइन लिखी है, इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, इम्पार्शियलिटी, फेयरनेस एंड डेवलपमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ठीक है, तो CSPOC 1969 में कनाडा द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, और ये मिलते हैं बाई ईनियली। ठीक है, बाई ईनियली मतलब हर 2 साल में एक बार ये आयोजित करते हैं अपना समारोह या अपना कॉन्फ्रेंस, और कनाडा जो है सेक्रेटेरिएट सर्विस प्रोवाइड करता है, तो ये भी बात याद रखिएगा। इंडिया के एंगेजमेंट भी बात करें कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस से, तो इंडिया ने प्रीवियसली होस्ट किया है कॉन्फ्रेंस ये वाली 1970-71 में, फिर 1986 में, और फिर 2010 में भी होस्ट किया गया था। तो आपसे अगर ये पूछा जाएगा कि इंडिया पहली बार होस्ट करेगा कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस, तो ऐसा गलत है, ऐसा नहीं है। इंडिया ने पहले भी 3 बार पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस होस्ट की है, 1970-71 में, फिर 1986 में, एंड देन इन 2010 में। तो ये बात आप याद रखिएगा। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की चर्चा करें तो इन्होंने अपने स्थापना वर्ष के 150 वर्ष पूरे किए हैं, ये बात याद रखिएगा। 150 वर्ष स्थापना के पूरे हो चुके हैं किसके, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के। स्टैब्लिशमेंट ईयर इनका कब था, 1875 में। 1875 में इनका स्टैब्लिशमेंट हुआ था इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, और उसकी स्थापना हुए 150 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का काम क्या है, वेदर को फोरकास्ट करना, डिजास्टर के लिए प्रिपेयर्डनेस करना, साइक्लोन की वार्निंग्स देना, अर्थक्वेक की मॉनिटरिंग करना, और एटमॉस्फेरिक स्टडीज करना। 150th एनिवर्सरी डेट कब थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, डायरेक्टली आपसे यही पूछेगा कि कब 150th एनिवर्सरी डेट ऑब्जर्व की गई है, 14 जनवरी, 15 जनवरी, 16 जनवरी या 17 जनवरी। तो आपको याद रखना है 15 जनवरी 2025 को 150th एनिवर्सरी डेट को ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, फाउंडेशन की बात करें कब स्टैब्लिश किया गया था, तो अभी हमने देखा ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1875 में स्टैब्लिश किया गया था टू सेंट्रलाइज वेदर डेटा कलेक्शन। ठीक है, टू सेंट्रलाइज वेदर डेटा कलेक्शन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को स्टैब्लिश किया गया था। पहले मेट्रोलॉजिकल रिपोर्टर कौन थे, तो हेनरी फ्रांसिस ब्लैनफोर्ड जो थे पहले मेट्रोलॉजिकल रिपोर्टर थे। इसको क्यों स्टैब्लिश किया गया था, इसके पीछे बैकग्राउंड ये था कि 1864 में कैलकाटा साइक्लोन आया था, और 1866 में उड़ीसा में फमीन आया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, फमीन मतलब सूखा पड़ा था, जहाँ पे क्या हुआ था, उड़ीसा में हुआ था, और 1864 में फिर कैलकाटा साइक्लोन आया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की बात स्थापना करने की बात करी गई थी जो कि एक्यूरेटली वेदर फोरकास्ट कर सके, जिससे आगे चल के डिजास्टर का इफेक्टिवली मैनेजमेंट किया जा सके। तो इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1875 में वेदर डेटा कलेक्शन को सेंट्रलाइज करने के लिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को स्टैब्लिश किया था। ठीक है, अब कुछ और बातें देख लेते हैं आईएमडी की। तो ये इनके पास 6 रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स हैं, 6 रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स हैं, और अभी हाल में ही ये कहाँ पे खोला गया था, हाल में इसका रीजनल सेंटर जम्मू में खोला गया था। ये अभी हम लोग ने परसों या नरसों के करंट अफेयर सेक्शन में हमने आपको ये बताया था कि जम्मू में खोला गया है नया रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर। ठीक है, ये जो आईएमडी है ये बना था मेंबर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का 1949 में। जब इंडिया भारत आज़ाद हुआ था तब इंडिया ने क्या किया, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को मेंबरशिप सीख की थी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, और 1949 में इनको ग्रांट हो गई थी मेंबरशिप वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की। रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स कहाँ कहाँ पे देख लेते हैं, तो चेन्नई में है, गुवाहाटी में है, कोलकाता में है, मुंबई में है, नागपुर में है, और न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स के बारे में। चर्चा करेंगे नेशनल टर्मरिक बोर्ड की, जिसको 14 जनवरी को इनॉग्रेट किया गया है। तो याद रखिएगा नेशनल टर्मरिक बोर्ड किसने इनॉग्रेट किया है, तो ये इनॉग्रेट या लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी द्वारा। टर्मरिक को क्या कहा जाता है, टर्मरिक को गोल्डन स्पाइस भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा किसको गोल्डन स्पाइस कहा जाता है, टर्मरिक को। ठीक है, टर्मरिक को गोल्डन स्पाइस कहा जाता है। और नेशनल टर्मरिक बोर्ड को लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी द्वारा, कब,
14 जनवरी 2025 को, याद रखिएगा 14 जनवरी 2025 को नेशनल टर्मरिक बोर्ड लॉन्च किया गया है। पहले चेयरपर्सन कौन होंगे, तो श्री पल्ले गंगा रेड्डी पीजी रेड्डी साहब जो हैं, ही इज अपॉइंटेड एज फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड। याद रखिएगा पहले चेयरपर्सन नेशनल टर्मरिक बोर्ड के कौन है, तो ये श्री पल्ली गंगा रेड्डी है, पीजी रेड्डी साहब जो हैं पहले चेयरपर्सन होंगे बोर्ड के। हेडक्वार्टर्स कहाँ है नेशनल टर्मरिक बोर्ड का, तो इट इज़ लोकेटेड इन निज़ामाबाद तेलंगाना, अ मेजर टर्मरिक प्रोड्यूसिंग रीजन। तो याद रखिएगा टी से तेलंगाना और टी से टर्मरिक, ठीक है। तो तेलंगाना में ही टर्मरिक बोर्ड का इस्टेब्लिशमेंट है और स्पेसिफिकली निज़ामाबाद में है, ठीक है। बोर्ड का फोकस किस में होगा, फार्मर वेलफेयर इन 20 स्टेट, जहाँ पे टर्मरिक उगाई जाती है वहाँ पे फार्मर वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव होगा नेशनल टर्मरिक बोर्ड का। कहाँ कहाँ, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश एंड मेघालय, ठीक है। तो कुल मिला के 20 राज्यों में फार्मर के वेलफेयर की कोशिश इनकी रहेगी, इनका ऑब्जेक्टिव यही रहेगा। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनका कुछ एक ऑब्जेक्टिव रहेगा। वैल्यू एडिशन कैसे किया जाए फॉर इंटरनेशनल मार्केट्स, ये देखेंगे। प्रमोटिंग हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ टर्मरिक, key objectives enhance productivity in Andhra Pradesh and Telangana, improve quality and safety standards in turmeric production and exports। कॉम्पोजिशन कौन कौन होगा नेशनल टर्मरिक बोर्ड में, कौन कौन होंगे, तो मिनिस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, आयुष मिनिस्ट्री के, फार्मास्यूटिकल्स के, एग्रीकल्चर के, कॉमर्स के एंड टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट्स एंड एक्सपोर्टर बॉडीज के। इंडिया के रोल की बात करें ग्लोबल टर्मरिक मार्केट में, तो इंडिया प्रोड्यूस करती है 70% ऑफ ग्लोबल टर्मरिक, ठीक है। याद रखिएगा ग्लोबल टर्मरिक कितनी प्रोड्यूस होती है इंडिया में, तो 70% जो है टर्मरिक प्रोड्यूस होती है, हल्दी प्रोड्यूस होती है, 70% हल्दी इंडिया में प्रोड्यूस होती है एंड अकाउंट्स फॉर 62% ऑफ वर्ल्ड टर्मरिक ट्रेड। तो जो पूरे वैश्विक स्तर पे हल्दी का आदान प्रदान है, हल्दी का जो ट्रेड होता है वो 62% जो है उसमें इंडिया का शेयर है, ठीक है। 23-24 के स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो इंडिया कल्टिवेटेड टर्मरिक ऑन 3.05 लाख हेक्टेयर्स प्रोड्यूसिंग 10.74 लाख टन्स। तो लगभग 10 लाख टन हल्दी का प्रोडक्शन हुआ है 23-24 में। कितने एक्सपोर्ट की वैल्यू क्या रही है, तो एक्सपोर्ट की वैल्यू रही है 1.6 लाख टन्स और वैल्यूड एट $226 मिलियन इन 2023-2024। तो ये कुछ बातें हो गई नेशनल टर्मरिक बोर्ड की, जिसको लॉन्च किया था यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने 14 जनवरी को। इसको गोल्डन स्पाइस के भी नाम से जाना जाता है। इसके चेयरपर्सन है श्री पीजी रेड्डी, हेडक्वार्टर्स है निज़ामाबाद तेलंगाना में। डिफेंस सेक्शन की चर्चा करें तो एलएनटी ने लॉन्च किया है सेकेंड मल्टीपर्पज वेसल जिसका नाम होगा उत्कर्ष। याद रखिएगा डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा उत्कर्ष किससे संबंधित है, तो उस उत्कर्ष जो है ये मल्टीपर्पज वेसल है। मल्टीपर्पज वेसल क्या होगा अभी हम लोग देखेंगे कि इनकी क्या क्या कैपेबिलिटीज़ होंगी। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये सेकेंड मल्टीपर्पज वेसल है, ठीक है। पहला कौन सा है ये भी देखेंगे। तो सेकेंड मल्टीपर्पज वेसल कहाँ पे लॉन्च किया गया है, एलएनटी शिपयार्ड कट्टुपल्ली चेन्नई में लॉन्च किया गया है। अब एलएनटी शिपयार्ड में लॉन्च किया गया है मतलब एलएनटी ने ही इसको बनाया होगा मल्टीपर्पज वेसल उत्कर्ष को, ठीक है। की फिगर्स कौन कौन से प्रेजेंट थे, तो राजेश कुमार सिंह जी जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो प्रेजेंट थे। पर शिप लॉन्च जो किया था वो डॉक्टर श्रीमती सुष्मिता मिश्रा सिंह जी ने किया था, जो कि स्पाउस हैं डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह जी की, ठीक है। फॉलोइंग मैरीटाइम ट्रेडिशंस, तो ये बात आप याद रखिएगा। डॉक्टर श्रीमती सुष्मिता मिश्रा सिंह जी ने इसका अनावरण किया था, इसको लॉन्च किया था मल्टीपर्पज वेसल उत्कर्ष को, जिसको बनाया गया है एलएनटी द्वारा, ठीक है। याद रखिएगा। डिज़ाइन एंड डायमेंशंस की बात करें तो इसकी लेंथ है 106 मीटर और मैक्सिमम स्पीड है 15 नॉट्स। मैक्सिमम स्पीड है 15 नॉट्स। तो जो शिप की नेविगेशन स्पीड होती है वो नॉट्स में मेजर की जाती है, KNOTS। तो इसकी स्पीड है 15 नॉट्स। कैपेबिलिटीज़ क्या क्या है उत्कर्ष की, तो टोइंग शिप्स कर सकते हैं, ये टो कर सकते हैं दूसरी शिप को, कोई खराबी आ जाए शिप में कहीं समुद्र के बीच में तो ये क्या कर सकते हैं, टो कर सकते हैं। लॉन्च और रिकवर कर सकते हैं वेरियस टारगेट्स को, ऑपरेट कर सकते हैं अनमैन्ड ऑटोनॉमस व्हीकल्स। तो ये कुछ बातें हैं कैपेबिलिटीज़ की। बात करते हैं पहले मल्टीपर्पज़ वेसल की, तो पहला मल्टीपर्पज़ वेसल का नाम था INS समर्थक। याद रखिएगा INS समर्थक पहले मल्टीपर्पज़ वेसल का नाम था।
जो कि अभी 3 महीने पहले ही लॉन्च किया गया था। और ये सेकेंड मल्टीपर्पज़ वेसल है जिसका नाम है उत्कर्ष। ठीक है, याद रखिएगा उत्कर्ष नाम है। और ये किसने लॉन्च किया है, किसने बिल्ड किया था ये, तो ये बिल्ड किया था एल शिपयार्ड ने, एल ने। और कहाँ पे ये इसका इनॉग्रेशन हुआ था, तो शिपयार्ड, एल शिपयार्ड कट्टुपल्ली चेन्नई में इसका अनावरण किया गया था, लॉन्च किया गया था। किसने किया था, डॉक्टर श्रीमती सुष्मिता मिश्रा सिंह जी ने, जो कि स्पाउस हैं डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह जी की। नेक्स्ट चर्चा करते हैं नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल की। तो इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल। कब इसके ट्रायल्स हुए थे, तो 15 जनवरी 2025 को इसके ट्रायल्स किए गए हैं। लोकेशन कहाँ पे इसके ट्रायल्स किए गए थे, तो पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में इसके टेस्ट फायर्स किए गए थे। ठीक है, तो नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल्स की जो टेस्टिंग हुई थी वो राजस्थान में पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज है, वहाँ पे ये की गई थी। किसने डेवलप किया है, तो ऑब्वियसली DRDO ने डेवलप किया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। और ये पार्ट है इंडिया की इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का। आप ये कमेंट सेक्शन में बताइए इंडिया इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में और कौन कौन सी मिसाइल हैं, और किसने शुरुआत की थी इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की इंडिया में। पर्पस क्या है, इंडियन आर्मी की जो कैपेबिलिटी है एंटी टैंक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ को एनहांस करेगा ये नाग MK2 मिसाइल्स। ठीक है, इसके फीचर्स और हाइलाइट्स की बात करें तो ये थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ठीक है, याद रखिएगा, फायर एंड थिंक थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट मिसाइल। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो स्पीड है ऑलमोस्ट 230 मीटर्स पर सेकेंड, रेंज है अप टू 4 किलोमीटर इन 17 to 18 सेकेंड्स, वेट है अप्रॉक्सीमेटली 45 किलोग्राम्स और लेंथ है 6 फीट और 1 इंच। ठीक है, तो ये कुछ बात हो गई स्पेसिफिकेशंस की। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हुई है, तो थर्ड जनरेशन की फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यूज़ हुई है। ये पार्ट है नाग MK2, पार्ट है इंडिया की इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का, जिसको डेवलप किया गया है DRDO द्वारा। और इसकी टेस्टिंग कहाँ हुई थी, इसकी टेस्टिंग पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में की गई थी। स्टेट्स की चर्चा करें तो मणिपुर में सेलिब्रेट किया गया गांगगाई 2025 फेस्टिवल। याद रखिएगा, गांगगाई कहाँ का फेस्टिवल है, गानगाई, गान GANGANNGAI, गांगगाई 2025 कहाँ का ट्रेडिशन है, कहाँ का फेस्टिवल है, तो ये मणिपुर का फेस्टिवल है। इसमें कौन कौन सी कम्युनिटी पार्टिसिपेट करती हैं, तो स्पेसिफिकली जेलियांग ग्रोंग पीपल, रेमे, लियांग माए, रोंगमे और पुमई ट्राइब्स इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो याद रखिएगा, गान गाई कहाँ का ट्रेडिशन है, कहाँ का फेस्टिवल है, तो ये मणिपुर का फेस्टिवल है। ये 5 दिन तक चलता है और ये शुरू हुआ था 12 जनवरी 2025 को मणिपुर के अलग अलग इलाकों में। ठीक है, तो अगर हम मीनिंग की बात करें तो गान गाई का मतलब है फेस्टिवल ऑफ द विंटर सीजन। ठीक है, फेस्टिवल ऑफ द विंटर सीजन। और साथ ही साथ ये पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है, मार्किंग द एंड ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज विद ग्रेनरीज फुल एंड लैंड ड्राई। ठीक है, चीफ मिनिस्टर साहब ने इसको अटेंड भी किया था। चीफ मिनिस्टर N बीरेन सिंह अटेंडेड स्टेट लेवल सेलिब्रेशन एंड कन्वेड विशेस टू द पीपल ऑफ मणिपुर। तो याद रखिएगा, गान गाई कहाँ का फेस्टिवल है, तो ये मणिपुर का फेस्टिवल है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में बोडा त्यौहार सेलिब्रेट किया जा रहा है। याद रखिएगा, बोडा त्यौहार कहाँ पे ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो ये हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है। इसको मनाने वाले कौन से कम्युनिटी है, तो हट्टी ट्राइब्स हैं जो कि बोडा त्यौहार को ऑब्जर्व करती हैं। याद रखिएगा, हट्टी ट्राइब जो हैं बोडा त्यौहार को या माघो को त्यौहार को ऑब्जर्व करती हैं। ये कब कितने दिन का होता है, तो ये 1 महीने का होता है, जिसकी शुरुआत होती है पौष द्वादशी से। ठीक है, पौष द्वादशी से शुरुआत होती है बोडा त्यौहार या माघों के त्यौहार की, और फिर माघ मंथ में या माघ महीने के आते आते माघ महीने के ख़त्म होते होते ये ख़त्म होता है ये त्यौहार, बोडा त्यौहार। इसमें कुछ फेजेज होते हैं, जैसे बोडतो है, पहले दिन मनाया जाता है, भातियोज है, सेकेंड डे मनाया जाता है, सजे का दूना है, खोडा फेस्टिवल है। तो ये कुछ अलग अलग उसके फेजेस और ट्रेडिशंस हैं बोडा त्यौहार के। इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये रिचुअल वर्शिप है कुल देवता की, जैसे कि शिरगुल महाराज, बिजत महाराज, महासू महाराज, थारी देवी। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि ये कुछ रिलीजियस सिग्निफिकेंस है जहाँ पे कुल देवताओं की पूजा होती है।
और विमेन का खासा रोल रहता है इसमें, जो कि कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती हैं। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि बोडा त्यौहार कहाँ का त्यौहार है, तो ये हिमाचल प्रदेश का त्यौहार है। बोडो से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, बोडो ट्राइब है असम की, ठीक है। तो ये अलग है, बोडो अलग है, बोडा अलग है। बोडा त्यौहार कहाँ का त्यौहार है, हिमाचल प्रदेश का त्यौहार है। इनको किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसको हट्टी ट्राइब्स वहाँ पे हैं, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स है हट्टी ट्राइब्स हिमाचल प्रदेश की, उनके द्वारा बोडा त्यौहार को ऑब्जर्व किया जाता है। ये 1 महीने का त्यौहार रहता है और शुरू कब होता है, पौष द्वादशी को शुरू होके माघ के आते आते, माघ महीने के ख़त्म होते होते ये भी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको माघों का त्यौहार भी कहा जाता है, इसीलिए माघों का त्यौहार भी इसको कहा जाता है। बुक्स एंड ऑथर्स की चर्चा करते हैं। तो बुक का नाम है पार्लियामेंट, पावर्स, फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस, अ कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव। तो इसको लिखा गया है डॉक्टर के.एस. चौहान द्वारा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, डॉक्टर के.एस. चौहान जो है ऑथर हैं बुक के। बुक का नाम है पार्लियामेंट, पावर्स, फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस, अ कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव। कब लॉन्च किया गया था इसको, तो 15 जनवरी 2025 को ये लॉन्च किया गया था। बुक का टाइटल हमने देखा, पार्लियामेंट, पावर्स, फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस, अ कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव। और इसको इनॉग्रेट किसने किया था, इस बुक का अनावरण किसने किया था, तो इस बुक का अनावरण किया था अतिथि महोदय वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने। जगदीप धनखड़ साहब जी ने इसका अनावरण किया था इस बुक का, जिसके ऑथर हैं डॉक्टर के.एस. चौहान। बुक का क्या नाम है, पार्लियामेंट, पावर्स, फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस, अ कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट बुक की बात करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बुक का नाम है हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20, द इनसाइड स्टोरी ऑफ G20 प्रेसिडेंसी। इसके ऑथर कौन है, इसके ऑथर है अमिताभ कांत, बहुत ही सीनियर ब्यूरोक्रेट है, नीति आयोग के सीईओ भी सर्व कर चुके हैं। तो ये याद रखिएगा, अमिताभ कांत जी ने बुक लिखी है जिसका नाम है हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20, द इनसाइड स्टोरी ऑफ G20 प्रेसिडेंसी। इसके ऑथर है अमिताभ कांत जी, जो कि फॉर्मर G20 शेरपा रहे हैं इंडिया के, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने सर्व किया है एज CEO ऑफ नीति आयोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये बात आपको याद रखनी है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करें तो वेस्ट बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड्स 2025 में अनाउंस किए गए थे कोलकाता में। इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है अपर्णा सेन जी को, याद रखिएगा, अपर्णा सेन जी को वेस्ट बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, और इसका नाम होता है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये इसको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीव अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है, तो अपर्णा सेन जी को सम्मानित किया गया है। कुछ और विनर्स देख लेते हैं, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार देख लेते हैं। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है मानिक बाबुर मेघ को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है चंदन सेन को, मानिक बाबुर मेघ के लिए। बेस्ट एक्टर फीमेल का अवार्ड मिला है ऋतुपर्ण सेनगुप्त को, अयोग्य के लिए। और मोस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड मिला है खदान को। थीम क्या थी, ट्रिब्यूट टू सर्कस इंडस्ट्री। वेस्ट बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन की थीम थी ट्रिब्यूट टू सर्कस इंडस्ट्री। तो ये एक इंपॉर्टेंट अवार्ड है, याद रखिएगा, स्पेसिफिकली लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो आप अच्छे से याद करिएगा। नेक्स्ट अवार्ड की बात करें तो आईसीसी ने अनाउंस किया है अपना प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। आईसीसी हर महीने मेल और फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ का अनाउंसमेंट करता है। तो इस बार जो ऑनरीज रहे हैं, मेंस प्लेयर का अवार्ड मिला है जसप्रीत बुमराह जी को, जो कि इंडिया से आते हैं। और विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है एनाबेल सदरलैंड को, जो कि ऑस्ट्रेलिया से आती हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने प्लेयर्स ऑफ द मंथ दिसंबर 2024 के अनाउंस कर दिए, दिसंबर 2024 के विनर्स का अनाउंसमेंट कर दिया है। विनर है मेल कैटेगरी में मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है जसप्रीत बुमराह जी को, और विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है या रिकॉग्निशन मिला है एनाबेल सदरलैंड को, जो ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट खिलाड़ी हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये जो अवार्ड है ये क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इनका अनाउंसमेंट करता है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है, आप ये याद रखिएगा।